नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रामकुमार वर्मा के एकांकी एक तोला अफ़ीम की कीमत की तात्विक समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व एकांकी नाटक का ही एक अंग माना जाता था। एकांकी और नाटक में विद्वान अंतर नहीं करते थे, वे उन्हें एक ही मानते थे। रामकुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। एकांकी विधा को मांझा। 1930 में रामकुमार वर्मा का पहला एकांकी आया, बादल की मृत्यु, और बादल की मृत्यु एकांकी प्रयोग की दृष्टि से सफल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामकुमार वर्मा ने एकांकी विधा को मांझा और बादल की मृत्यु की दृष्टि से प्रयोग किए। जब रामकुमार वर्मा की एकांकी कला की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्हें के एकांकी ऐतिहासिक संदर्भों को वर्तमान में जोड़कर चित्रित करते हैं। इन्होंने अपने ऐतिहासिक एकांकियों में इतिहास और वर्तमान को जोड़कर चित्रित किया है। केवल ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा नहीं की है, बल्कि इतिहास संदर्भों को वर्तमान से जोड़कर चित्रित करने के कारण इनके एकांकी प्रासंगिक लगते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक एकांकियों की भी रचना की है, और सामाजिक एकांकियों में सामाजिक यथार्थ पर आधारित विषय वस्तु का चयन किया है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। सामाजिक यथार्थ और सामाजिक विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को आधार बनाया। इनके एकांकियों का एक विषय प्रेम भी है। ऐतिहासिक और सामाजिक के साथ साथ रामकुमार वर्मा ने पौराणिक एकांकियों की भी रचना की है। रामकुमार वर्मा के महत्वपूर्ण एकांकियों में 10 मिनट, नदी का रहस्य, एक्ट्रेस और पृथ्वीराज की आंखें हैं। इसी प्रकार इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्र और सप्तकिरण हैं। रेशमी टाई इनका सामाजिक एकांकी है, और पौराणिक और ऐतिहासिक एकांकियों में प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें और चारुमित्रा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामकुमार वर्मा के एकांकी ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक विषय वस्तु को आधार बनाकर लिखे गए हैं। एक तोला अफीम की कीमत एकांकी की कथानक और विषय वस्तु के पर दृष्टिपात करते हुए हम पाते हैं कि एकांकी सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने पीढ़ीगत सोच का अंतर दिखाया है। मुरारी मोहन आधुनिक पीढ़ी का व्यक्ति है, जबकि उसके पिता पुरानी पीढ़ी और पुराने सोच के व्यक्ति हैं। वे दहेज के लोभ में अपने बेटे मुरारी मोहन की शादी एक अनपढ़ लड़की से करना चाहते हैं, जबकि मुरारी मोहन, जो कि बीए उत्तीर्ण लड़का है, वह उनकी बात से सहमत नहीं होता। इस प्रकार इस एकांकी की विषय वस्तु दहेज की समस्या से जूझ रहे युवाओं की पीड़ा का चित्रण करती है। एक तरफ मुरारी मोहन दहेज के लोभी अपने पिता की बात नहीं मानता, और वहीं दूसरी तरफ एक युवती जिसके पिता दहेज देने में सक्षम नहीं है, और वह अपनी पीड़ा के कारण द्वंद्व में रहती है। इस दृष्टि से इस एकांकी की विषय वस्तु दहेज की समस्या पर आधारित है, और दूसरी तरफ इस समस्या से जूझ रहे युवाओं की पीड़ा का चित्रण करती हुई एकांकी है। इसके साथ साथ इस एकांकी में रामकुमार वर्मा ने द्वंद्व का भी चित्रण किया है। दोनों ही पात्र द्वंद्व की स्थिति में हैं। मुरारी मोहन विशेष रूप से द्वंद्व की स्थिति में है। वह आत्महत्या करना चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ सोचता है, जब विश्वमोहिनी उससे अफीम लेने आती है और आत्महत्या करना चाहती है, तब मुरारी मोहन की स्थितियाँ और वैचारिकता, दृष्टि, सोच भिन्न होती है। इस प्रकार वह द्वंद्व में दिखाई पड़ता है। दोनों ही पात्र तनाव में आत्महत्या का प्रयास करते हैं, और दोनों ही आत्महत्या से बच जाते हैं जब वे मिलते हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है, हर आदमी को अपनी समस्या बड़ी लगती है, जब दूसरे की समस्या से उसका साक्षात्कार होता है
या दूसरों की समस्याओं को देखता है तो वह अपनी समस्याओं को भूल जाता है। यहाँ दोनों ही पात्र आत्महत्या से बच जाते हैं, क्योंकि जब वो मिलते हैं और दोनों की एक ही समस्या का चित्रण इस एकांकी में किया गया है। इस एकांकी के कथानक या विषय वस्तु की दृष्टि से इसके प्रमुख पात्र मुरारी मोहन और विश्वमोहिनी हैं। मुरारी मोहन के पिता की अफीम की दुकान है। यह दुकान लाइसेंस शुदा है। दहेज के लोभ में मुरारी का विवाह अनपढ़ लड़की से करना चाहते हैं, जो मुरारी को स्वीकार नहीं है। मुरारी 1 तोला अफीम खाकर दुकान में आत्महत्या करना चाहता है, इसलिए वह अपने नौकर को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है और स्वयं अफीम खा करके आत्महत्या करना चाहता है। जब ऐसा सोचता है उस समय विश्वमोहिनी नाम की एक युवती वहाँ आती है, जो अपने माता की बीमारी का बहाना बनाकर मुरारी से अफीम मांगती है। उस लड़की के पिता के पास दहेज नहीं है और बिना दहेज की उस लड़की की शादी में कठिनाई आ रही है। इस पीड़ा से पिता को मुक्त करने के लिए वह लड़की आत्महत्या करना चाहती है। मुरारी उसे भांप जाता है, उसकी पीड़ा को समझ जाता है। वह उसे अफीम की गोली की जगह हरड़ की गोली देता है। युवती उसे अफीम समझकर खा लेती है, लेकिन हरड़ की गोली से उसकी आत्महत्या नहीं हो पाती और जब उसका असर नहीं होता तो उस लड़की को संदेह होता है कि क्या उसने अफीम खाई थी। मुरारी उसे सच बता देता है कि उसने अफीम नहीं बल्कि एक हरड़ की गोली दी थी। फिर दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। मुरारी को लगता है दोनों के पिता परस्पर परिचित हैं, वह इससे विवाह कर सकता है। यहाँ लेखक ने संभावना व्यक्त की है। युवती हरड़ की कीमत पूछती है और वह युवक मुरारी मोहन उसे कहता है, कीमत तो मिल गई, आप मिल गई। इस प्रकार इस एकांकी को हैप्पी एंडिंग के रूप में भी देखा जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ लेखक ने अंत पाठकों पर छोड़ा है। जहाँ तक पात्रों की बात है, उनके चरित्र चित्रण की बात है, इस एकांकी में 4 ही पात्र हैं। एक मुरारी मोहन, एक विश्वमोहिनी जो इस नाटक के केंद्रीय पात्र हैं या नायक नायिका कहे जा सकते हैं, एक रामदीन जो नौकर है और एक जोखू जो चौकीदार है। मुरारी मोहन जो कि आधुनिक पीढ़ी का व्यक्ति है, आधुनिकता उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है, वह आधुनिक पीढ़ी का व्यक्ति है, इसलिए पिता द्वारा कहे गए उचित अनुचित का विचार किए बिना उनका अनुसरण नहीं करता। वह जानता है उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। वह स्नातक तक शिक्षित है, BA पास है वह, और ये इसके साथ साथ वह नवीन विचारों से प्रभावित है, नवीन विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति है। वह पुरानी सोच का नहीं है। वह नवीन विचार का इस दृष्टि से भी है कि वह अनपढ़ लड़की से दहेज के लिए शादी नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ वह समझौतावादी भी नहीं है, वो पिता की बात से समझौता नहीं करता। वह दहेज विरोधी व्यक्ति है, क्योंकि दहेज के पीछे वह अपने पिता की मानसिकता को स्पष्ट समझ चुका है। इसके साथ साथ मुरारी मोहन द्वंद्वग्रस्त है। पहले वह आत्महत्या करना चाहता है, आत्महत्या करने से पूर्व वह पत्र लिखना चाहता है, फिर सोचता है कि पत्र कौन पढ़ेगा, फिर सोचता है मैं अपने पिता को इस दृष्टि से सबक सिखाऊंगा, फिर उसे लगता है कि मेरी आत्महत्या से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार वह एक द्वंद्वग्रस्त पात्र है। साथ ही वह हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है। उसके पिता उसकी बात नहीं मानते, तब उसे आत्महत्या एकमात्र उपाय दिखाई देता है और वह आत्महत्या हेतु उद्यत हो जाता है। लेकिन अंत में जब विश्वमोहिनी अफीम लेने आती है, तब उस मुरारी मोहन का समझदार व्यक्तित्व सामने आता है। वह चतुर है, वह उसको अफीम की गोली की जगह हरड़ की गोली देता है, उसको भांप जाता है। यहाँ उसका चतुर और समझदार व्यक्तित्व सामने आता है। अंत में वह
आकर्षण की तरफ भी बढ़ता है और विश्व मोहिनी के रूप में उसे अपनी जीवन संगिनी, उसे लगता है उसे जीवन संगिनी मिल गई, इसीलिए वो अंत में कहता भी है, कीमत तो मिल गई, आप मिल गई। इस एकांकी का दूसरा पात्र विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी भी दहेज प्रथा से पीड़ित है। उसके पिता दहेज देने में सक्षम नहीं है और अपने पिता को इस कष्ट से उबारने के लिए वह आत्महत्या करना चाहती है। पिता की इस चिंता से वह चिंतित है, वह भी द्वंद्वग्रस्त है। आत्महत्या ही उसे एकमात्र उपाय दिखाई देता है। उसके साथ साथ वह हतोत्साहित है। वह अपनी माता की बीमारी का बहाना करके अफीम की गोली लेती है और तुरंत उसे मुंह में डाल जाती है। उसे लगता है इन समस्याओं से निकलने का एकमात्र ही रास्ता है और वह रास्ता आत्महत्या को मानती है। अन्य पात्रों में रामदीन एक नौकर है जो कि जिम्मेदार व्यक्ति है, वफादार व्यक्ति है। उसे उसके मालिक ने कहा है कि दुकान छोड़ के नहीं जाना, तो वह मुरारी मोहन के कहने के बावजूद भी दुकान से आसानी से नहीं जाता। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वफादार व्यक्ति है, लेकिन अंत में मुरारी मोहन के कहने पर वह जाता है और हंसमुख भी है। जब मुरारी मोहन उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछता है तो वह शर्मा जाता है और हंसी में अपनी बात को कहता है। जोखू एक पात्र है जो चौकीदार है। उसका इस एकांकी में कोई महत्वपूर्ण योगदान प्रतीत नहीं होता। पात्र के बाद एकांकी की तात्विक समीक्षा में भाषा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस एकांकी की भाषा पात्रानुकूल है। जैसे पात्र हैं उसी के अनुसार इसकी भाषा है। जहाँ एक तरफ रामदीन जो कि अनपढ़ व्यक्ति है, नौकर है, उसकी भाषा अलग है, और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी और मुरारी मोहन की भाषा अलग है। वे दोनों शिक्षित व्यक्ति हैं। इस एकांकी की भाषा सहज है, सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है। एकांकी भी रंगमंच की दृष्टि से लिखी गई एक विधा होती है। इसका भी मंचन किया जाता है। इस दृष्टि से इसकी भाषा सहज और सरल होने पर दर्शकों को आसानी से समझ में आती है। इस एकांकी में अंग्रेजी शब्दावली के साथ देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुरारी मोहन अंग्रेजी शब्दावली युक्त के शब्दों का प्रयोग करता है, तो रामदीन की भाषा देशी शब्दों से युक्त है। इतना ही नहीं, लेखक ने उच्चारण के अंतर का भी चित्रण किया है। जो कोई नायक इस एकांकी का मंचन करेगा, उसकी भाषा में उच्चारण का अंतर आने पर भी इसका एक अलग प्रभाव दिखाई देगा। उदाहरण के रूप में इस एकांकी की भाषा को समझा जा सकता है। रामदीन कहता है, कहत रहे कि मुरारी भैया को देखते रहना, ऐसन कहत रहे सरकार। जब मुरारी मोहन पूछता है कि पिताजी ने उससे क्या कहा है, तब जवाब देता है कि कहत रहे कि मुरारी भैया को देखते रहना, ऐसन कहत रहे सरकार। यहाँ उसके जैसे शब्दों का और उच्चारण स्पष्ट परिलक्षित होता है। और जब मुरारी मोहन उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी जब हुई थी तो उससे पहले क्या तुमने अपनी पत्नी को देखा था, तब वो जवाब देता है कि हम तो उसी का तब जाना जब तेजी का जन्म होए का बखत आवा। इस प्रकार रामदीन की भाषा देशी शब्दों से युक्त है। उसका उच्चारण भी अलग प्रकार का दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब हम मुरारी मोहन की भाषा पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं लेखक ने ये दिखाया है वह शिक्षित है और उसकी शब्दावली अंग्रेजी शब्दों से युक्त है। वह बोलता है, स्वागत कथन के माध्यम से अपने आप से सोचता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पिताजी के कहने से मैं अपने कल्चर को किल नहीं कर सकता, मैरिज इज़ एन इन्वेंट इन लाइफ। यहाँ उसकी शब्दावली
अंग्रेजी शब्दों से भरपूर है। इस प्रकार हम देखते हैं इस एकांकी की भाषा पात्रानुकूल है। पात्रानुकूल होने के साथ साथ सहज और सरल है। उसमें उच्चारणगत और शब्दावलीगत अंतर स्पष्ट परिलक्षित होता है। भाषा के बाद तात्विक समीक्षा के अंतर्गत संवाद एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस एकांकी के संवाद सरल हैं, छोटे हैं, संक्षिप्त होने के साथ साथ संवाद रोचक भी है। इसके साथ साथ संवाद पात्रानुकूल है। रामदीन और मुरारी मोहन के संवाद उनके पात्र के अनुसार हैं। उनके संवादों में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संवाद गत्यात्मक भी है। कहीं भी कथा को रोकने या बोझिल करने वाले संवाद नहीं हैं। कथा में निरंतर रोचकता बनी रहती है। दर्शक कौतूहलवश लालायित रहता है कि आगे क्या होगा। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटना ये भी है, जब वह उसे हरण की गोली देता है तो वहाँ दर्शकों के मन में यह कौतूहल अवश्य रहेगा कि वह लड़की मरेगी कि नहीं, लेकिन फिर बाद में इस कौतूहल का निराकरण होता है। संवादों में हास्य भी है। रामदीन के संवाद हास्य से परिपूर्ण हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें स्वगत कथन का भी प्रयोग किया गया है। मुरारी मोहन आत्महत्या से पूर्व स्वयं से बात करता है, अपने ही आप से बात करता है। स्वगत कथन के रूप में भी उसके संवाद का चित्रण किया गया है। संवादों के उदाहरण के रूप में हम मुरारी के और रामदीन के संवाद को समझ सकते हैं। मुरारी पूछता है, क्यों जी रामदीन, तुम्हारी शादी कब हुई? रामदीन कहता है, सरकार शादी, तेजी के माँ की शादी, सरकार जमाना गुजर गवा। अब यहाँ रामदीन का जो संवाद है उसमें शादी को उन्होंने शादी बोला है और खुद की शादी की बात न करके तेजी की माँ की शादी की बात करता है, अपने पत्नी की शादी की बात करता है। यहाँ लेखक ने संवादों को बड़ा ही रोचक बनाया है। दूसरी तरफ विश्वमोहिनी और मुरारी के संवाद प्रेमपूर्ण संवाद है, पात्रानुकूल संवाद है। विश्वमोहिनी कहती है और उसकी कीमत भी नहीं मिली। उसकी अर्थात यहाँ विश्वमोहिनी का तात्पर्य अफीम की कीमत से है। विश्वमोहिनी कहती है और उसकी कीमत भी नहीं मिली। मुरारी कहता है, मिली ना, बहुत मिली, आप मिल गई। इस प्रकार हम देखते हैं इस एकांकी के संवाद पात्रानुकूल हैं, जीवंत हैं, रोचक हैं, कथा को गति देने वाले हैं, कौतूहल से पूर्ण हैं। इस एकांकी के उद्देश्यों पर दृष्टिपात करते समय हम ये पाते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य सामाजिक विषयों को आधार बनाकर लिखा गया है। दहेज प्रथा का विरोध करने के लिए इस एकांकी की रचना की गई है। साथ ही पीढ़ीगत सोच के अंतराल का भी चित्रण दिखाई देता है। आधुनिक पीढ़ी के व्यक्ति और जो वास्तव में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो केवल किताबी ज्ञान को पढ़ा लिखा नहीं माना जा सकता, जो वास्तव में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो दहेज की समस्या को समझते हैं और उस दहेज प्रथा का विरोध करते हैं। इस एकांकी का उद्देश्य पीढ़ीगत सोच के अंतराल का चित्रण करना है। देश काल और वातावरण की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि यह एकांकी आधुनिक काल की रचना है और इसीलिए आधुनिक भावबोध से युक्त है। पात्रों की शब्दावली से लेकर उनके भावबोध से उनकी सोचने की जहाँ तक स्थितियाँ हैं, सब में उनके समय, उनके परिवेश और उनकी परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। यह एकांकी आधुनिक सोच की एकांकी है। साथ ही इसमें आधुनिक चेतना का भी चित्रण किया गया है। कोई भी एकांकी रंगमंच के लिए ही लिखी जाती है। एकांकी की सफलता इसी बात में है कि उसे रंगमंच पर खेला जाए, उसका मंचन किया जाए। रंगमंचीय दृष्टि से अनुकूल होने पर ही एकांकी सफल होती है। रंगमंचीय दृष्टि से यह एकांकी महत्वपूर्ण एकांकी है, सफल एकांकी है।
क्योंकि इसकी विषय वस्तु संक्षिप्त है। इस एकांकी में पात्र संख्या भी सामान्य है। केवल 4 पात्रों के आधार पर 4 पात्रों को आधार बनाकर इस एकांकी की रचना की गई है। इस एकांकी का दृश्य विधान भी सहज है। केवल एक ही कमरे में पूरी कथा पूर्ण होती है। दृश्य परिवर्तन आसान है और एक ही दृश्य अनुसार सज्जा भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों कारण कि एक ही कमरे में इसका मंचन किया जा सकता है। सामान्य वेशभूषा है। इसके साथ साथ राम कुमार वर्मा ने इस एकांकी में रंग संकेत भी दिए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं एकांकी के तत्वों के आधार पर यह एकांकी एक सफल एकांकी है। इस एकांकी का कथानक, इसकी विषय वस्तु, इसके पात्र, उनका चित्रण, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा, संवाद और रंगमंच सभी दृष्टियों से एकांकी एक सफल एकांकी प्रतीत होता है। राम कुमार वर्मा की एकांकी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण एकांकी है। धन्यवाद।